बीजेपी को वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बरेली में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। वाज़ेह है, बीजेपी आम इंतखाबात में उत्तर प्रदेश की अहमियत को देखते हुए यहां मोदी फैक्टर को ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट करना चाहती है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को यूपी की बनारस सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। बरेली के अलावा नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के रेवा, देवहरी और जबलपुर में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। बीजेपी की बेबाक लीडर उमा भारती का कहना है कि नरेंद्र मोदी एक अच्छे मुकर्रिर नहीं हैं। लोग उनकी रैलियों में उनको सुनने के बजाय उनकी हिमायत के लिए आते हैं। उमा भारती ने कहा कि हमारी पार्टी के सबसे अच्छे मुकर्रिर अटल बिहारी वाजपेयी हैं। झांसी में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उमा भारती ने इन ख्यालात का इजहार किया। वाज़ेह है, झांसी लोकसभा हल्के से उमा भारती चुनावी मैदान में हैं। जैसे जैसे आम इंतखाबात करीब आ रहे हैं, सियासी जमातें वोटरों को राग़िब करने की हर मुमकिन कोशिश में लग गई हैं। ऐसी ही मिसाल यूपी हुकूमत की है, जिसे इंतखाबात से कबल मुजफ्फरनगर फसादात के दौरान इस्मत रेजी की मुतासरीन की याद आ गई है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मुजफ्फरनगर फसादात में इस्मत रेजी से मुतासरा खवातीन को फीकस 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। यह मुआवजा 7 मुतासरा खवातीन को दिया जाएगा। इसके अलावा फसादात के दौरान गुमशुदा हुए 19 लोगों को फौतशुदा समझते हुए मुआवजा दिया जाएगा। रियासती हुकूमत ने जूनियर इंजीनियर सत्यनारायण वर्मा को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। वाज़ेह है, सत्यनारायण वर्मा का दारुल हुकूमत में कत्ल कर दिया गया था। वज़ीर आला अखिलेश यादव ने आईटीबीपी जवान आशीष सिंह के उर्सा को भी 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। ये जवान एक आतिशजनी की वारदात में हलाक हो गया था। रियासती हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से इजाजत लेने के बाद यह कदम उठाया है। कोटा के एसपी को एक धमकी भरा खत मिला है, जिसमें गुज़िश्ता कुछ दिनों में राजस्थान में पकड़े गए इंडियन मुजाहिदीन के मुश्तबा दहशतगर्दों की रिहाई का मुतालबा किया गया है। ये खत मामूली पोस्ट के जरिए भेजा गया है। कोटा के एसपी सतवीर सिंह ने खबर रसानी एजेंसी पीटीआई को ये बात बताई। खत में धमकी दी गई है कि अगर जयपुर, जोधपुर और सीकर से पकड़े गए मुश्तबा दहशतगर्दों को रिहा नहीं किया गया तो इसके संगीन नतायज होंगे। खत की जानकारी मुतालिका पुलिस अफसरों और राजस्थान एटीएस को दे दी गई है और इस सिलसिले में जांच भी शुरू कर दी गई है। वाज़ेह है कि राजस्थान से हालिया दिनों में इंडियन मुजाहिदीन के 5 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। गर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बीजेपी ने रायबरेली और अमेठी से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय अग्रवाल और अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा है। पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में ये फैसला लिया गया। बीजेपी ने बिलाखिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ उम्मीदवारों के सिलसिले में तजस्सुस का पर्दा उठा दिया है। अदाकारा से सियासत ना बनी स्मृति ईरानी अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। मैं अपने आप को काफी भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरी पार्टी ने मुझमें एक क्षमता देखी कि मैं राहुल गांधी को चुनौती दे सकती हूँ। कई वर्षों से अमेठी की जनता विकास से वंचित रही है और अब हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में विकास की लहर जो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में आ रही है, वही विकास अमेठी की जनता को। वहीं रायबरेली लोकसभा हलके से सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय अग्रवाल सोनिया गांधी के खिलाफ इंतखाबी मैदान में होंगे। जनता में विश्वास दिला रहे थे कि इस बार आपको इस प्रकार की जो भ्रष्टतम सरकार की मुखिया है श्रीमती सोनिया गांधी, उनसे छुटकारा मिलेगा। उन्होंने किस प्रकार से आपके क्षेत्र की उपेक्षा की है, किस प्रकार आपको मालूम होना चाहिए कि रायबरेली इस प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है। जहां से रायबरेली की सीमा शुरू होती है वही सड़कों पर गड्ढे होने शुरू होते हैं। बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में ये फैसला लिया गया। बीजेपी ने भैरव प्रसाद मिश्रा को यूपी के बांदा लोकसभा हलके से इंतखाबी मैदान में उतारने का फैसला किया है। इसके अलावा बीजेपी की सीईसी मीटिंग में कुछ और उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई गई। आंध्र प्रदेश में भी टीडीपी के साथ इत्तेहाद के सिलसिले में मंगल के रोज हतमी फैसला लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी लीडर नितिन गडकरी और गोपीनाथ मुंडे ने उनसे मुलाकात करके ये दरख्वास्त की थी कि महाराष्ट्र में कांग्रेस मुखालिफ वोटों की तकसीम को रोकने के लिए वो इंतखाब में हिस्सा न लें। ताहम राज ठाकरे ने कहा कि कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो एक पार्टी के सरबराह हैं और इंतखाब में हिस्सा भी न लें। राज ठाकरे के मुताबिक बीजेपी एमएनएस और शिवसेना को एक साथ लेकर चलना चाहती थी, मगर उद्धव ठाकरे की मुखालफत की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो सका, जिसके बाद राज ठाकरे से इंतखाब न लड़ने की गुजारिश की गई। रोहतक हरियाणा में 2 नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर अरविंद केजरीवाल की कार को नुकसान पहुंचाया। अरविंद केजरीवाल की कार रोहतक से पार्टी के उम्मीदवार नवीन इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कार नहीं है। जिस वक्त हमला हुआ कार में नवीन मौजूद नहीं थे। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। याद रहे कि रोहतक से हरियाणा के वज़ीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा इंतखाबी मैदान में हैं और वो रोहतक से 2 बार एमपी भी रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की 13वीं फहरिस्त जारी की है। इसमें 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस फहरिस्त में बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ लोकसभा हलकों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। आम आदमी पार्टी ने लखनऊ में बीजेपी सदर राजनाथ सिंह के खिलाफ बॉलीवुड अदाकार जावेद जाफरी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि गांधीनगर गुजरात से एलके आडवाणी के खिलाफ ऋतुराज भाई मेहता को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी की 22 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल 13वीं फहरिस्त में 3 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। एक मुस्लिम उम्मीदवार यूपी से और 2 बिहार से इंतखाबी मैदान में उतारे गए हैं। है, लेकिन चुनौती से घबराकर अगर पीछे हट गए तो फिर आम आदमी नहीं रहता है। आम आदमी की बहुत ताकत होती है। बहुत सीनियर हैं राजनाथ जी मेरे, और इस फील्ड में मैं उनकी उस लेवल पे बहुत इज्जत करता हूं। लेकिन हम जिस मुद्दे पे खड़े हुए हैं और जिनके लिए हमको लड़ना है, और इस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो अलग है और जो पार्टी करना चाहती है वो अलग है, और इसकी एक नियत है। मैं सिर्फ नियत देखता हूं, हर चीज नियत पे बेस होती है, और इस पार्टी की नियत मुझे बहुत साफ और बहुत क्लीन लगी और क्लियर लगी। तो इसीलिए मेरी भी नियत इसी तरह की है कि आपको काम क्या करना है, और यहाँ जो मेन ऑब्जेक्टिव है भ्रष्टाचार और कम्युनलिज्म, ये 2 मेन मुद्दे हैं जो देश को की जड़ों को कुरेद कर खोखला कर चुके हैं और कभी भी पेड़ गिर सकता है। तो मुझे लगा कि नहीं, इनको ज्वाइन करना है। कांग्रेस रहनुमा राशिद अल्वी बनारस लोकसभा हल्के से बीजेपी को वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंतखाब लड़ने के लिए तैयार हैं। राशिद अल्वी ने इस सिलसिले में कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी को एक खत भी लिखा है। राशिद अल्वी ने कहा कि वो चुनाव में मोदी को शिकस्त दे सकते हैं।
की है। बनारस एक तारीखी शहर है, एक सेकुलर शहर है। बनारस से न सिर्फ हिंदू जुड़ा है, मुसलमान, बुद्धिस्ट, जैनी, सब लोग बनारस से एक रिश्ता रखते हैं। बनारस सेक्युलरिज्म को सीखने के लिए सबसे अच्छा शहर है, और मैंने यही दरख्वास्त की है कि जिस शहर में मुगल बादशाह सीखने के लिए आया करते थे, उस शहर में अगर वो मुझे भेजेंगी तो मैं कोशिश करूंगा कि नरेंद्र मोदी जी को सेक्युलरिज्म का सही सबक दे सकूं। और मुझे पूरा यकीन है अगर मुझे मौका मिलेगा तो बनारस एक सेकुलर शहर है, वहां सेकुलर लोग रहते हैं, सेक्युलरिज्म की जीत होगी। खालिस्तानी दहशतगर्द देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की सजाए मौत को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस पी सदाशिवम की क़यादत वाली बेंच ने भुल्लर की नासाजिल सेहत और रहम की दरख्वास्त पर ताखीर को जवाज बताते हुए ये फैसला सुनाया। खालिस्तानी दहशतगर्द देवेंद्र सिंह भुल्लर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। भुल्लर की बीवी नवनीत कौर की दायर करदा अर्जदाश्त पर समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने भुल्लर की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस पी सदाशिवम की क़यादत वाली 4 रुकनी बेंच ने भुल्लर की दिमागी सेहत और इसकी दरख्वास्त रहम पर गौर करने में हुई हुकूमत की ताखीर को जवाज बनाते हुए ये फैसला सुनाया। भुल्लर की बीवी ने अपने शोहर की सजाए मौत पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी। भुल्लर की बीवी ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि रहम की दरख्वास्तों पर फैसला लेने में ताखीर की सूरत में सजाए मौत के हकदार मुजरिमीन की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर देना चाहिए। और 2 ग्राउंड हैं। एक तो 8 साल की इनऑर्डिनरी डिले जिसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। भुल्लर साहब एक मानसिक बीमारी का शिकार हैं और इसलिए उनको मौत की सजा नहीं इम्प्लीमेंट की जा सकती। इसमें तो सिर्फ मौत की सजा को चुनौती दी गई थी। अब कानून के मुताबिक जब भी उनकी उम्र कैद पूरी हो जाती है या हो गई है, उनको रिहा करने का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी को भुल्लर की सजाए मौत पर रोक लगाई थी और फैसले पर नजरसानी करने पर रजामंदी जाहिर की थी। इसके साथ ही अदालत उज़्मा ने मरकज और दिल्ली हुकूमत को नोटिस रवाना करते हुए जवाब तलब किया था। मरकज ने 27 मार्च को जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि इसे भुल्लर की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने पर कोई एतराज नहीं है। भुल्लर 1993 के दिल्ली बम धमाकों का मुजरिम है। भुल्लर और उसके साथियों ने सितंबर 1993 में दिल्ली में यूथ कांग्रेस के दफ्तर में धमाके किए थे। धमाकों में 9 अफराद हलाक और 25 जख्मी हुए थे। जख्मियों में उस वक्त के यूथ कांग्रेस सदर MS बिट्टा भी शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी और बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। सोनिया ने हरियाणा के मेवात में रैली की तो मोदी ने आसाम और अरुणाचल प्रदेश का रुख किया। दोनों लीडरों ने एक दूसरे पर तनकीदों के तीर छोड़े। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी रैलियों से खिताब किया और दोनों ने एक दूसरे को निशाना बनाया। सोनिया गांधी ने हरियाणा में मेवात के इलाके नौह में एक रैली से खिताब करते हुए मोदी पर दरपरदर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी का एक ही मकसद है कि किसी भी तरह वजीर आजम की कुर्सी हासिल की जाए। कांग्रेस सदर ने बीजेपी पर बड़े बड़े वादे करने और आवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। आजकल भाजपा के लोग एक बार फिर नकाब बदलकर घरियाली आंसू बहा रहे हैं, खूब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लंबे चौड़े वादे कर रहे हैं, गुब्बारे खूब उड़ाते हैं, लोगों को सुनहरे सपने दिखाते हैं। हमने आप अपने असली चेहरे और कारनामों को छिपाने की हर कोशिश कर रहे हैं। उन्हें तो उनके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है,
उन्हें तो सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी दिखाई दे रही है। इसीलिए गलत बयानी करके देश को गुमराह करना चाहते हैं, आपको गुमराह करना चाहते हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि 2014 का लोकसभा चुनाव आईन की हिफाजत और सेक्युलरिज्म के बका के लिए काफी अहमियत का हामिल है। आज हमारे मुल्क की सियासत एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हमें तय करना होगा कि हमें कैसा भविष्य चाहिए। हमें तय करना होगा कि हम लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करके अपने देश को भाईचारे और तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाना चाहते हैं या फिर समाज के बंटवारे और बंटवारे के रास्ते पर चलाना चाहते हैं। हमारे मुल्क की जमहूरियत का ऐसा कठिन इम्तिहान पहले कभी नहीं हुआ, इसीलिए अपना फैसला बहुत सोच समझ कर जिम्मेदारी के साथ लेना। उधर बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश और आसाम के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी पार्टी के हक में मुहिम चलाई। आसाम के इलाके बिस्वनाथ चरियाली में एक रैली से खिताब करते हुए मोदी ने हिंदुस्तानी माहीगीरों की हलाकत और अरुणाचल के तालिब इल्म की मौत का मामला उठाया और कांग्रेस सदर को निशाना बनाया। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के एक बच्चे को मार दिया गया। मैं जनाब मैडम सोनिया जी को पूछना चाहता हूं, शहजादे को पूछना चाहता हूं, आप जब यहां आए हो कम से कम संवेदना के 2 शब्द तो बोल देते। बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस बैरून मुल्कों की बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए संजीदा नहीं है, क्योंकि वहां जमा काला धन कांग्रेस के लोगों का है। मोदी ने दावा किया कि लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आम इंतखाबात में बीजेपी तेलुगु देशम से इत्तेहाद के लिए तकरीबन तैयार हो चुकी है। जराये के मुताबिक तेलंगाना में सीटों की तकसीम पर दोनों पार्टियों ने इत्तेफाक कर लिया है। जराये के मुताबिक इस दौरान बीजेपी टीआरएस को अपने साथ शामिल करने की कोशिश में जुट गई है। अमरीकी सफीर बराए हिंद नैन्सी पावेल ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। पावेल के मुस्ताफी होने का ऐलान अमरीकी सिफारतखाने की वेबसाइट पर किया गया। नैन्सी पावेल ने भी अमरीकी मिशन की एक मीटिंग में ऐलान किया कि उन्होंने अपना इस्तीफा सदर बराक ओबामा को भेज दिया है। दूसरी जानिब अमरीका का कहना है कि नैन्सी पावेल के साथ ओबामा इंतजामिया का कोई इख्तिलाफ नहीं है। अमरीका ने यह भी कहा कि वो हिंदुस्तान में बनने वाली नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अमरीका और हिंदुस्तान के रिश्ते काफी मजबूत हैं। हिंदुस्तान में अमेरिका की सफीर नैन्सी पावेल ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। नैन्सी पावेल ने एक ऐसे वक्त में इस्तीफा दिया है जबकि हिंदुस्तान में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर हैं और अमेरिका को हिंदुस्तान के लोकसभा इंतखाबात के नताइज में भी काफी दिलचस्पी है। हालांकि 13 फरवरी को नैन्सी पावेल ने अहमदाबाद में बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अमेरिका ने अपने पहले मौक़िफ़ कि मोदी से उन्हें कोई मतलब नहीं है से यू टर्न लिया। इस बीच अमेरिका ने कहा कि नैन्सी पावेल के इस्तीफे को ओबामा इंतजामिया के साथ किसी इख्तिलाफ के पस मंजर में नहीं देखा जाना चाहिए। अमेरिका ने इस सिलसिले में तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की भी तरदीद की और कहा कि दरअसल नैन्सी पावेल अपनी 37 साल खिदमत से सुबुकदोश होना चाहती हैं और मई के आखिर तक अपने आबाई मकान में वापस जाना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मलेशिया ने लापता तैयारे से मौसूल हुए आखिरी अल्फाज में कुछ तब्दीली की है। मलेशिया हुकाम का कहना है कि तैयारे के एक पायलट ने अपने आखिरी अल्फाज गुड नाइट मलेशियन 307 कहे थे। ख्याल रहे कि इससे पहले हुकाम ने कहा था कि पायलट ने अपने आखिरी जुमले में ऑल राइट गुड नाइट जैसे रस्मी अल्फाज का इस्तेमाल किया था। मलेशिया के कारगुजार वजीर ट्रांसपोर्ट
शामुद्दीन हुसैन से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तैयारे से मौसूल हुए अल्फाज के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने ये बात बताई। इस मौके पर वजीर ट्रांसपोर्ट से तैयारे के कॉकपिट से मौसूल हुए पैगाम के आखिरी अल्फाज को जारी करने का मुतालबा किया गया। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म नजीब रज़ाक बुध के रोज ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ जाएंगे, जहां वो लापता मलेशियाई तैयारे की तलाश के लिए जारी सर्च ऑपरेशन का मुआयना करेंगे। इस बात का ऐलान मलेशिया के कारगुजार वजीर मवासलात और वजीर दिफा शामुद्दीन हुसैन ने किया। वजीर मवासलात ने बताया कि उन्होंने लापता तैयारे पर सवार चीनी बाशिंदों के लवाकिन से कुआलालंपुर में मुलाकात की, जो उनकी जिंदगी की मुश्किल तरीन मीटिंगों में से एक थी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि लापता तैयारे की तलाश का काम जारी रहेगा। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। मुख्तसर सी है जिंदगी यारो, अब तो कर लो कुछ, वरना रह जाएंगी बातें भी यहीं, ख्वाहिशें भी यहीं। मगर नाज़रीन, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हाजिर हैं लेकर आपका हर दिल अजीज प्रोग्राम अक्से रसोई। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इस्तकबाल करते हैं हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सारा जी का। सारा, इस्तकबाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। तो सारा, आज आप हमारे लिए क्या बनाने जा रही हैं? आज हम बनाएंगे किशमिश वाले शामी कबाब। तो शुरू करें जी। तो इसके लिए हमें चाहिए दाल जी, अंडा, लहसुन, नमक जी, चिकन, हरी मिर्च, प्याज, दालचीनी का पाउडर, उबला हुआ अंडा, अदरक, किशमिश और जीरा। ठीक है सारा, चलिए शुरू करते हैं। जी। तो सबसे पहले हमें दाल और कीमा इसको पीसना है मिक्सी में। ठीक। तो आप मुझे एक जार दे दीजिए। ये वैसे तो शामी कबाब की ही तरह बनेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम मसाले भी और बनाने का तरीका भी चेंज करेंगे। ठीक है। तो इसमें आपने जो चिकन लिया है सारा, वो बॉईल लिया है? जी, बॉईल किया है हमने, और दाल भी जो है वो भी बॉईल। ठीक है। तो 1 स्पून दे दीजिए मुझे। ये दाल लेंगे, हमने नमक डालकर उबाली थी इसको। ठीक है। तो नाज़रीन, यानी कि हमने दाल को नमक डालकर उबाला है। सारा, इसमें चिकन में भी आपने नमक डाला हुआ है? जी। ठीक है। तो यानी कि दोनों को हम लोगों ने नमक डालकर उबाला है। उबला हुआ चिकन है, अब हम ये भी डालेंगे इसमें। ठीक है। दाल में। तो अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। ठीक है। नमक, क्योंकि हमने उबालने में भी नमक डाला है तो हम कम ही नमक डालेंगे इसमें। और दालचीनी पाउडर, जीरा और अंडा। 1 अंडा डालेंगे हम, ताकि जो कबाब है हमारे वो टूटे ना। हाँ। तो यानी कि नाज़रीन, हम लोगों ने अंडे का इस्तेमाल जो है इसे बाइंड करने के लिए किया है। अब हम इसको पीसे। ठीक ठीक। अच्छी तरीके से जी।
इसको भी आपने काफी महीन पीसा है? जी, ये बिल्कुल एक पेस्ट की तरह बन गया है। अभी इस पेस्ट को हम निकालेंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इस पेस्ट को काफी महीन पीसा है। बिल्कुल बारीक पीसना है इसको। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, बारीक काट कर रखनी है, और हरी मिर्च, अदरक। इस सबको डाल के हमें बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। तो सर, बॉयल एग का आप इस्तेमाल किस लिए करेंगे? ये मैं स्टफिंग करूंगी किशमिश की और अंडे की। तो इसको मिक्स करके हमें रखना है पहले। अब हम एक प्लेट में कद्दूकश करेंगे अंडा। तो अंडे की जर्दी हम नहीं लेंगे, सिर्फ हमें ये वाइट लेना है इसका। काफी इंटरेस्टिंग जो है रेसिपी है सारा ये, क्योंकि अंडे को कद्दूकस करके इसमें स्टफ करना, तो वो हम लोग पहली बार देखेंगे। अब ये देखिए, इसमें हम मिक्स करेंगे अब किशमिश। तो नाज़रीन, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे ध्यान से देख रहे होंगे और आज ही इसे आप घर पर ट्राई करेंगे। तो अब इसके लिए हम लेंगे थोड़ा सा कीमा। ठीक है। और बीच में एक ऐसे इस तरह से स्कूप करेंगे इसको, और अंडे के साथ हम किशमिश डालकर जी हाँ, फिर हमें इसको कवर कर देना है, क्योंकि फ्राई करते बहुत एहतियात के साथ हमें इसको बंद करना है, ताकि किशमिश जो है वो नजर भी ना आए और वो बाहर भी ना निकले। यानी काफी एहतियात से बनाने की जरूरत है। तो इसमें हम कबाब बनाते हैं, ऑयल गरम कर लेते हैं। यानी कि जब तक हमारा तेल गरम होगा तब तक कबाब जो है रखे बन के तैयार हो जाएंगे। मुझे बताइए तेल कितना डालना है? बस इतना बहुत है, क्योंकि हमें फ्राई करना है बस। सर, मैं देख रही हूँ कि आपको काफी अच्छी तरीके से आपने इसको फोल्ड किया है, क्योंकि हम लोग जब फ्राई करते हैं तो ज्यादा खतरा जो है उसके टूटने का ही रहता है। तो यही चीज हमें ध्यान रखनी है कि अंदर की जो स्टफिंग है वो बाहर ना आए। सर, मैं आपसे टिप लेना चाहूंगी कि अगर बाई चांस की बात है कि हमारा कबाब जो है वो टूट जाता है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए? उसके लिए आप उसमें या तो कॉर्नफ्लावर मिक्स कर दें या ब्रेड क्रम्स आती हैं, आप वो उसमें डाल सकती हैं। सारा लगभग बनकर तैयार हो गया है, तो एक काम करते, तेल भी गर्म होना शुरू हो गया है। हाँ, तो अभी हमारा एक कबाब बनता है। चलिए, तो अब बारी है इसे फ्राई करने की। जी, अब देखते हैं कि ऑयल गरम हुआ है या नहीं, तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। आप मुझे वुडन स्पून दे दीजिए। तो हम कुछ छोटा सा से पीस लेकर हम देखते हैं। तो ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें बहुत एहतियात के साथ हमें डालना है कि ये टूट ना जाए। हमें ज्यादा नहीं डालने, क्योंकि फिर ये एक दूसरे से टच होंगे तो हो सकता है कि टूट जाएं। तो इसलिए हमें इनको थोड़ा दूर दूर रखना है कबाब को। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरीके से जो है घर पर भी अप्लाई करेंगे हमारी डिश को, और अगर टूटने का खतरा रहता है कबाब का तो आप उसमें कॉर्नफ्लावर या फिर ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, एक साइड से मुझे लगता है कि फ्राई हो गए, तो अब हम इनको पलट देंगे, लेकिन बहुत एहतियात के साथ करना है इसको।